हाँ सर अभी बताता हूँ वैल्यू सर साइन 750 किसकी? साइन 750 साइन 750 डिग्री। ठीक है, तो सभी लोग जरा चेक करेंगे अपना आंसर। साइन 750 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? इसको हम लिख सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। इसका मतलब है कि ये 90 का कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है। इसको हम 90 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। तो साइन 90 इंटू 8 प्लस 30 डिग्री, यानी ये इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट। तो ये वैल्यू बनेगी साइन 30 के बराबर। दैट इज आंसर +1/2। वेरी गुड तनेश। तो आई थिंक बहुत से लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये हम बहुत अच्छी स्टार्टिंग की है। अगर आंसर सही है तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, 3 सेकंड का वक्त मैं यहाँ दे रहा हूं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, बताओ प्रशांत दूसरा क्या था? ओके सर बताता हूँ। दूसरा सर cos 840 कॉस 840 कॉस 440 डिग्री। नहीं सर सर 840 डिग्री 840 840 की अगर हम बात करें तो 840 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं? अगर मैं 360 डिग्री इंटू 2 कर दूंगा तो ये बनेगा 720, और 720 में कितना जोड़ दूं कि 840 बन जाए? तो दैट इज 120 डिग्री। तो ये 720 में मतलब हम घूम करके 2 बार राउंड लगा दिया, और 120 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं cos 720 प्लस 120। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो माइनस कॉस 120। माइनस कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30। फिर से सेकंड क्वाड्रेंट है तो एक और नेगेटिव आएगा, और ये बनेगा प्लस साइन 30, और आंसर आएगा इसका 1/2 प्लस में। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। तीसरे क्वेश्चन, चलो बताओ जरा तीसरा क्या दिया था? सर tan 1860 tan 1860 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो 1860 जरा देखें कितने से बनेगा 1860। 360 इंटू अगर हम 6 करें तो 6 6 जा 36। चलो, तो 1860 अगर हमें बनाना है तो 360 का कितनी बार मल्टीपल होगा? ये क्या आ रहा है इसका आंसर? जल्दी से बताओ। √3 आ रहा है। अच्छा देखते हैं। तो देखो 1800 तो बन जाएगा 360 से, तो 1800 डिवाइड बाई 360 अगर करेंगे तो ये बनेगा 18 बन जाए इन 2, मतलब 5 राउंड्स लग जाएंगे किसके? 360 के। और बचेगा कितना? मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 5 इंटू 360 डिग्री प्लस 60। तो ये दोबारा कहां से आ गया? 60 पर ही आ गया। तो ये कौन सा है? √3 आ गया। तो कुल मिला के सर बी वाले का आंसर -1/2 आ रहा था सर मेरा। बी वाला कौन सा था? cos 840 डिग्री। cos 840 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट। तो बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव ही आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। देख लेते हैं जरा। तो cos 720 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो इसको हम ये लिख सकते हैं cos 90 इंटू 5 या 90 इंटू 9, ये बन गया 810, और 810 में 30 डिग्री और जोड़ दो। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस का साइन 30 आएगा। बिल्कुल सही है, -1/2। हमने गलती कही थी। -1/2 इज द राइट आंसर।
दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो आंसर नेगेटिव में आना चाहिए था, बिल्कुल सही। और ये ऑड है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक, बाकी डी वाला क्या था क्वेश्चन? सेक 870। सेक 870। 870। यस सर। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? -1/2 आ रहा है। चलो देखते हैं 870 हम कैसे बनाए। 720 प्लस 90 कितना हो गया? 810। तो इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और 60 डिग्री और जोड़ दो। ठीक है, तो दिस इज इन, ये तो पॉजिटिव y एक्सिस पर आ गए हैं हम, और 60 डिग्री और जोड़ोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, यानी दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव। और इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 कितनी बार आ गया? 5 बार। तो 90 इंटू 4, 90 इंटू 8 और 90 इंटू 9 प्लस 60 डिग्री, तब बनेगा 870। तो 90 की वजह से चेंज होगा, ठीक है, माइनस साइन में बाद में लगा रहा हूं, सेक को 90 की वजह से चेंज होगा, तो ये बनेगा कोसेक 60 डिग्री। सेक कोसेक में चेंज होगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव। और कोसेक 60 कितना होता है? 1/2। सॉरी, साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये कितना हो जाएगा? 2/√3। और ये भी कौन सा? माइनस का। हेलो सर। हाँ सर सेक जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बिल्कुल। लेकिन कोसेक तो पॉजिटिव होता है। हाँ, तो कोसेक पॉजिटिव रखा है हमने, और ये नेगेटिव किसकी वजह से आया है? सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से। ओके, ठीक है, ये कोसेक क्यों बना? क्योंकि ऑड मल्टीपल था। ये तो पता है। हाँ, और नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेक जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो अगर जैसे ज्यादा दिक्कत आया करे तो तुम ये बना लिया करो। भाई ये 360, फिर और घूम लिए तो 720, फिर 90 डिग्री और घूम लिए तो यहाँ कहाँ पहुंच गए हम? 810 पर। और फिर 810 से और कितना घूमना है हमें? 60 डिग्री और घूमना है, 60 डिग्री और घूम लिए। तो अब मैं यहाँ आ गया, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। तो सेकंड में तो सेक जो होता है वो निगेटिव ही होगा। तो सर जो साइन होता है वो क्वेश्चन के बेस पे होता है। क्या हो गया? जो साइन होता है वो क्वेश्चन के बेस पे होता है। क्वेश्चन के बेस पर मतलब? जैसे सेक 8 720 है, तो सर यहाँ पे जो कोसेक हुआ है वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में सेक है उसकी वजह से साइन चेंज होगा ना। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। ठीक है, इसकी वजह से हुआ ये निगेटिव। और क्या था लास्ट? ई पार्ट सर क्या था? लास्ट कोसेक -1890। कोसेक -1890। यस सर। 1890। ठीक है, तो 1890 अगर हम देखें तो देखो 1800 अगर हम जाते हैं तो 360 के कितने राउंड लग जाएंगे? ये हमने निकाल लिया था। ये लगेंगे कितने? 5 राउंड्स। ठीक, तो ये लिख सकते हैं हम कोसेक 5 इंटू 360 माइनस के साइन के साथ पूरा 5 इंटू 360 प्लस कितना और जोड़ दूं? 90 और जोड़ देता हूं। तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस कोसेक थीटा। ये बनेगा माइनस कोसेक, ये पूरा 5 इंटू 360 प्लस 90। अब बताओ जरा क्या आएगा आंसर? क्या आंसर आ रहा है? -1। -1। बिल्कुल, देखो ये क्या बनेगा? कोसेक का -1। देखो ये तो चेंज होने नहीं वाला क्योंकि 360 का मल्टीपल्स है, तो ये कोसेक ही रहेगा। ठीक,
और ये बनेगा 90 और cosec 90 कितना होता है 1, तो ये बना -1। तो आई होप कि ये सब चीजें आ गई अब तुम्हें। हेलो सर। हाँ सर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं cosec 90 into 121 plus 0 डिग्री। कितना लिख सकते हैं cosec 90 into 21 हाँ plus 0 डिग्री। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सर मैंने करा है तो सर 0 आंसर आ रहा है सर इसका। क्यों आ रहा है सर 21 की वजह से सर कोसेक सेक उसमें चेंज हो जाएगा ना साइन में। ऑड है और है तो cosec काय में चेंज होगा, साइन। cosec sec में चेंज sec होगा। में चेंज sec। बात समझ में आ रही है। अच्छा 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 हाँ। हाँ और एक माइनस साइन था तो वो माइनस तो बाहर आएगा ही और ये sec 0 बनेगा। sec 0 कितना हो गया अपन। सर एक और क्वेश्चन बचा है। तो एक और बचा है, बताओ जल्दी से। सर 1022 बाय हाफ 1022.5। 1022.5 ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था। कितने लोगों ने करा है इसको, आंसर बताओ। ओके रौनक ने किया है, तनिष्क ने किया है √2 - 1। ओम कोई दिक्कत आ रही है तो माइक ऑन करके बताओ। चलो देखते हैं। नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम चलो ठीक। 22.5 देखते हैं कैसे निकालें। तो देखो अगर हम थीटा को 22.5 ले तो हमारा जो 2 थीटा हो गया वो हो गया 45 डिग्री। तो अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था sin 2 थीटा का, दैट इज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। और एक और फॉर्मूला बताया था मैंने cos 2 थीटा का, ठीक है, जिसको cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है तो अगर हम 1022.5 निकालना चाहते हैं तो 1022.5 कैसे निकालेंगे वो हमें यहां से सोचना होगा, क्योंकि 2 थीटा हमारे पास 45 डिग्री है और हम जानते हैं कि sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है तो ये चीज हमें यहाँ पर सोचनी होगी। तो अब हम कैसे सोचें इसको, चलो देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलेगा tan 2 थीटा और यहां से मिलेगा मुझे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक और अच्छा यहां से ये जो दूसरा फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अगर हम यूज करेंगे, चलो ठीक है इसको यूज कर लेते हैं। अगर तो मेरे को क्या क्या मिल रहा है, मुझे अगर मैं इधर से देखो जरा cos कॉमन ले लेता हूं, cos तो मुझे यहां से मिलेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन नीचे से अगर मैं cos कॉमन लूंगा या फिर ठीक है cos स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो नीचे मिलेगा मुझे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये मिलेगा मुझे tan 2 थीटा के बराबर। ठीक है अब जरा देखो ध्यान से, tan 2 थीटा आ गया मेरे पास किसके बराबर, हेलो एक सर। cos से cos गया और ये मिला मुझे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। सोच लो कोई दिक्कत है तो पूछो। हमने इन दोनों फॉर्मूले का यूज किया है और फिर ले लिया है रेशो। ठीक अब हमारे पास ये आ गया। तो अब अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा थीटा कितना था, मेरा थीटा था 22.5 डिग्री तो 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। हेलो सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताओ पूछो। सर यहाँ पे नीचे लिखा है अपॉन में tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos का थीटा बिल्कुल ब्रैकेट में 1 1 माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर और ऊपर आपने सिंगल cos थीटा से वो पूरा स्क्वायर थीटा cos का थीटा पूरा काट दिया है। एक cos से एक cos गया और sin अपॉन cos को क्या लिख लिया tan। ओके सर थैंक यू सो मच।
चलो अब यहाँ देखो ये क्या आ गया, tan 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 2 tan 22.5 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5। tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 एंड दैट इज इक्वल टू 2 tan 22.5। तो यहां से हमें क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, और एक क्वाड्रेटिक कैसी है जरा देखो, tan स्क्वायर 22.5 प्लस 2 tan 22.5 माइनस 1 इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक के अब हम रूट्स निकालेंगे, तो दिस इज माय क्वाड्रेटिक, और इसके रूट्स बहुत आसान होते हैं निकालना, हमने पढ़ा भी था। रूट्स निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का। तो अगर हम यहां से देखें तो b कितना है, 2 है, तो माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये बनेगा प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 एंड डिवाइड बाय 2, तो क्या क्या आ गया, माइनस 1 प्लस रूट 2 या फिर माइनस 1 माइनस रूट 2। कौन सा होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? तो पहला वाला। पहला वाला। क्यों होगा पहला वाला, क्यों होगा पहला वाला? बिकॉज क्योंकि सर रूट हमेशा सर पॉजिटिव वैल्यू देता है। नहीं, तो रूट तो पॉजिटिव वैल्यू दे ही रहा है। But because theta lies in first quadrant. बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव। तो ये था निगेटिव, तो इसको हमें हटाना होगा, पॉजिटिव वाले को लेना। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हो या फिर निकाल भी सकते हो, मैंने निकाल के बताया है, चाहो तो आप डायरेक्ट ये याद भी कर सकते हो। ये था f का सॉल्यूशन, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये था, फर्स्ट कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट, एंड देन हमने रेशो ले लिया और फाइनली क्वाड्रेटिक बना ली, जिसमें थर्ड कंसेप्ट ये लगा, एंड देन फोर्थ वन इज जो रूट्स निकालने का तरीका होता है। तो 4 पार्ट्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैंने दूसरा वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। बताओ कौन सा? ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर सर उसमें तो √2 + 1 आ रहा था। नहीं तो वहां से tan की कैसे वैल्यू निकाली तुमने? सर पहले cos 2 थीटा की निकाल ली, फिर sin 2 थीटा की निकाल ली, और उससे cos tan 2 थीटा की आ अच्छा, तो जाएगी। cos स्क्वायर 22.5 कहां से निकाला? सर उसी फॉर्मूले से निकाल दिया ना, cos 2 थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर 22.5 की वैल्यू? सर cos स्क्वायर 22.5 की वैल्यू आ गई 1 + √2 अपॉन 2 √2, बिल्कुल सही है ना। इसी हिसाब से sin की वैल्यू आ गई हमारी। सेम आएगा आंसर। चलो अभी मैं बता देता हूँ, सेम आएगा आंसर। पहले इसको नोट कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ 10 सेकेंड्स, किसी को डाउट है तो पूछ ले। उससे भी सेम ही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो किसका सही गया है ये? तनिष्क का सही गया है आई थिंक, और किसी का सही गया? ओम, बहुत बढ़िया। तो जो ये पूछ रहा है कि भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लगा सकते थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ अगर हम थीटा 22.5 रख लें तो ये बन जाएगा 45 डिग्री, देन +1, और इसका अंडर रूट अगर ले लेंगे डिवाइड बाय 2 और इसका अंडर रूट, तो ये बन जाएगा हमारा cos 22.5, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला है। तो यहां से अगर हम sin 22.5 डिग्री निकालें तो वो आएगा 1 माइनस cos 45 डिग्री डिवाइड बाय 2 और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो
ये कितना हो गया यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 2। या चलो अब मैं रेशियो लेना चाहूंगा तो देखो मेरे पास cos 22.5 है और sin 22.5। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो अगर मैं फ्रॉम 1 एंड 2 करूं या फिर 1 को 2 को डिवाइड कर दूं 1 से, तो 2 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा tan 22.5 और इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई रूट 2। रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2। तो यहां से आएगा आपका आंसर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के साथ रूट 2 प्लस 1। यही आया था। हाँ सर, वो गलत हो गया था, वो कॉट की वैल्यू निकाल ली थी। बहुत बढ़िया। अब इसको रेशनलाइज करना होगा मैं फाइनल आंसर के लिए। इसका उल्टा हो गया। रेशनलाइज करना आता है? यस सर, यस सर। तो बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो रूट 2 माइनस 1 का अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो रूट 2 माइनस 1 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या बन जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा रूट 2 माइनस। तो ये हो गए होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हेलो सर। हाँ सर मुझे एक डाउट है। बोलो। सर ये क्वेश्चन है कि 10/5 वैल्यू चाहिए हमें। इसकी 10, हाँ 22.5। हाँ और सर जब ये 1045 का हाफ है। नहीं है, 1045 का हाफ नहीं है। 1045 डिग्री का हाफ तो क्या हो जाता है 1/2। हाँ सर, तो हाँ ये तो नहीं ये हो चीज, सकती वैल्यू। ये तो गड़बड़ है ना। ये और Yes. ये बराबर थोड़ी है। यहाँ पर एंगल का हाफ किया गया है। यस सर। हाँ सर यही था। चलो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और हेडिंग डालेंगे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बिना फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हो सकती, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा नया टॉपिक वेक्टर्स। और वेक्टर में स्टार्टिंग सर आपने बायनोमियल थ्योरम के बारे में बोला था कि आप वो पढ़ाएंगे। हाँ सर यही मैं पूछ रहा हूँ। सर बायनोमियल यही थ्योरम। हाँ सर यही बोला था। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला था बायनोमियल थ्योरम बताऊंगा लेकिन वेक्टर के बाद बताऊंगा। पहले वेक्टर हो जाने दो फिर मैं बताऊंगा बायनोमियल। ओके सर। प्रशांत आप बार बार हेलो प्रशांत परमार, आप बार बार अपना माइक अनम्यूट रखें, ना करें, म्यूट रखें। बार बार क्वेश्चन मत पूछिए, आपकी स्क्रीन आती है बार बार। बहुत ही sir. जरूरी हो पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत जरूरी है जब अनम्यूट करें। ओके सर, थैंक यू। आपने पूरी क्लास में अपना अनम्यूट कर करके छोड़ रखा है। म्यूट रखें बिल्कुल, पूरी क्लास में आप नहीं करेंगे। जब तक आप कोई डाउट हो जब पूछिए, अदरवाइज बहुत क्वेश्चन ज्यादा मत कीजिए जरूरी बार हो बार। तभी माइक ऑन किया करो। वेक्टर्स हेलो सर। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन सर हेलो सर। और डेफिनेशन में लिखेंगे द क्वांटिटीज which have both magnitude and direction are called vector quantities. मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन की जरूरत पड़े तब बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो एग्जांपल तुमने भी पढ़े होंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा।
ठीक है, और ये है डेफिनेशन। अब बात करेंगे जरा हम कि भाई इनके अलावा कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं अदर देन वेक्टर्स। ये तो हो गई कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन। और अदर देन वेक्टर्स की बात करें तो कौन सी होती है, स्केलर, जिनके पास द क्वांटिटीज which need only the magnitude to define। ठीक है, इनका एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, और करंट एटसेट्रा। अदर देन वेक्टर और स्केलर दूसरी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको बोला जाता है टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्वांटिटीज which need more than its magnitude and direction to define उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। तो मैं चाहूंगा पहले जल्दी से डेफिनेशन लिखें और फिर हम उनको और अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे। हेलो सर, हेलो मैं फिर से बोल रहा हूँ, माइक ऑन तभी करना जब बहुत जरूरी हो। सर करंट को क्यों स्केलर में रखते हैं सर? ये तो फ्लॉप चार्ज होता है, डायरेक्शन चलो, होती है ना इसकी। अभी हम बात करेंगे करंट की। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो क्यों होती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 एम्पियर बोल रहा हूँ और यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो जरूरी है कि यहाँ जो करंट जाएगा वो 2 एम्पियर ही जाएगा, चाहे मैं इसकी डायरेक्शन ऐसी रखूं या इधर रखूं या कहीं पर भी रखूं। अगर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ पर भी 2 एम्पियर जाएगा। तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड पर। इसलिए करंट जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ना कि वेक्टर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, तो हमेशा याद रखना दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हटाता हूं मैं इसको। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, तो जैसे अगर हम मान लो आपकी बाइक पे आप हो और आपसे पूछा जाए, टेंसर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स मैं बाद में बताऊंगा, पहले जरा सोचो वेक्टर और स्केलर में अंतर हम जानते हैं या नहीं। तो सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जैसे अगर आप बाइक चला रहे हो और आपसे उसी समय आपकी स्पीड पूछ ली जाए, तो आप जब स्पीडोमीटर देखते हो अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर, तो मान लो वो दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपने आंसर बोला कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आंसर दिया है आपने वो अपनी स्पीड का आंसर दिया। पर अगर आपने 40 किलोमीटर आवर ये आंसर दिया और बोल दिया टुवर्ड्स ईस्ट, कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन, तो ये और ये दोनों मिलाकर जो आंसर आपने दिया है उसका आंसर है वेलोसिटी। ये आपने वेलोसिटी बता दी। जब तक आप डायरेक्शन नहीं जोड़ोगे स्पीड में, तब तक आप वेलोसिटी नहीं बता सकते। यानी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अकेला 40 किलोमीटर पर आवर बोल दोगे, दैट इज नॉट अ वेलोसिटी, दैट इज द स्पीड। लेकिन डायरेक्शन एसोसिएट कर दोगे तो बन जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये छोटा सा अंतर है, बहुत पहले से भी तुम पढ़ते आ रहे होगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस। तो आई थिंक ये सब चीजें तुम्हें आती हैं। टेंसर क्वांटिटीज के बारे में अगर मैं बताऊं, तो देखो टेंसर क्वांटिटीज मतलब वो क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए
आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अलावा भी किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो होती है टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज के बारे में हम जैसे जैसे चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, रोटेशनल मैकेनिक्स वगैरह, उसमें मैं बात करूंगा, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये चीज अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, बस अभी याद रखना कि टेंसर क्वांटिटीज भी कोई चीज होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर में, और वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन देखें। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। So representation of the vector, this is our next heading। और दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, फर्स्ट होता है सिंबॉलिक एंड दूसरा होता है पिक्टोरियल। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो we simply put an arrow over the quantity, जैसे एग्जांपल, if A is a vector quantity, then it is represented symbolically as A, और उसके ऊपर एरो लगा लेंगे। तो ये हो गया कौन सा रिप्रेजेंटेशन? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हो? तो अगर एक क्वांटिटी है वेक्टर, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? उसके ऊपर एरो से एडेड कर देते हैं, तो ये बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो। इन दिस रिप्रेजेंटेशन the vector quantity is represented by an arrow whose length represents magnitude and its head represents direction। तो जैसे सपोज करो हमें सिंबॉलिकली तो ये आ गया, हमने रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन अगर मान लो हमारा एक वेक्टर है, इफ A इज अ वेक्टर, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, इन ईस्ट डायरेक्शन, तो एंड विथ मैग्नीट्यूड L, कितना मैग्नीट्यूड है? L मैग्नीट्यूड है, या चलो X ले लो। तो हमें जो रिप्रेजेंटेशन करना होगा वो एरो की मदद से रिप्रेजेंटेशन करना होगा। तो ये जो एरो बनाया है मैंने, दिस रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर, जिसकी लेंथ जो है वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी, और इसकी जो हेड है, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। और ये हेड किस तरफ है? ये हेड है ईस्ट की तरफ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। तो ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली में आपको कोई एरो नहीं बनाना है, बस एक के ऊपर एक एरो बनाना। तो नोट डाउन करो जल्दी से, और फिर हम और एग्जांपल्स देखेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए, और क्लियर हो। we can get मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन अभी हम नहीं बता रहे हैं। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में हम मैग्नीट्यूड का अंदाजा नहीं लगा पाते,
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लेंथ को देखकर आप मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा सकते हैं और सिंबॉलिकली नहीं लगा सकते। ओके, तो अगर हम सिंबॉलिकली बात करें तो सिंबॉलिकली इट्स मैग्नीट्यूड represents as mod A, इसको बोलते हैं mod। तो सिंबॉलिकली अगर हम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो लेंथ होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो एक चीज यहाँ और लिख लेना कि अगर मेरे को ए वेक्टर बनाना है तो ए वेक्टर को हम कैसे बना सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बन जाएगा हमारा ए वेक्टर। Why we represent it with mod? mod क्या बताता है, mod बताता है अमाउंट। ये इंटरनेशनल सिस्टम में डिफाइंड है। mod क्या बताता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब भी आपको अमाउंट या मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है तब हम mod यूज करते हैं, क्योंकि ये डिफाइन किसके लिए होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू बताने के लिए, इसलिए mod का इस्तेमाल किया गया है। तो जल्दी से नोट कर लो, टाइम दे रहा हूं मैं लास्ट 10 सेकेंड्स। कोई डाउट है तो पूछ सकते, लिख लो फटाफट। तो दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक एंड पिक्टोरियल। चलो तो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, दो तीन। ठीक है, तो देखो तो एग्जांपल्स अगर हम बात करें, एग्जांपल्स अगर हमसे बोला गया इफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन is acting towards east, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फोर्स का जो वेक्टर है उसको लिखेंगे इसके मैग्नीट्यूड से और इनटू इसकी डायरेक्शन। तो जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो बनेगा 5 इन ईस्ट। ठीक है, तो ये बन गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। तो ये आ गया इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर इसी चीज को हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना होता तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो हम एक फोर्स के लिए वेक्टर बनाते और डायरेक्शन कौन सी रखते हैं हम, ईस्ट वाली। तो इस तरफ क्या होती है, ईस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये वेस्ट एंड ये साउथ। तो हम फोर्स के लिए ये वेक्टर बना दिया जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा जो इसकी लेंथ है। और हेड किसकी तरफ होगा, हेड होगा इसका टुवर्ड्स ईस्ट। तो हेड इज टुवर्ड्स ईस्ट, हेड जो होगा वो टुवर्ड्स ईस्ट होगा। और दिस इज जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताएगी। तो ये जो लेंथ है ये 5 बताएगी। तो नोट डाउन कर लो ये एग्जांपल्स, और कुछ चीजें और बताने वाला हूं मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो पहले ये नोट डाउन कर लो, छोटा सा एग्जांपल। लास्ट 5 सेकेंड्स।
देखो हेड क्यों ले रहे हैं टुवर्ड्स द ईस्ट, मैंने बताया था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हेड जो होता है वो डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ डायरेक्शन किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ होगा, इसलिए जो हेड है वो टुवर्ड्स ईस्ट है और ये टेल होती है, तो हेड हमेशा डायरेक्शन की तरफ होगा। अब जरा बात करते हैं फॉर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्शन का सेंस बताना पड़ता है, डायरेक्शन का जो सेंस है वो बताना पड़ेगा। तो जैसे सपोज करो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये है ईस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट। तो अगर हम बात करें, मान लो एक वेक्टर में ऐसे बना रहा हूं, ये मैंने मान लिया दिस इज ए वेक्टर और ये है यहां से अल्फा डिग्री। तो मैं इस वेक्टर को देखकर क्या कहूंगा, मैं कहूंगा वी विल से दैट द वेक्टर ए इज अल्फा डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए, जैसे मैंने ये क्यों लिखवाया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा आएगा कि सपोज अ वेक्टर ए इज अल्फा डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मेरा वेक्टर है वो ईस्ट से कहां की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। याद रखना नॉर्थ किसका, ईस्ट का। तो ईस्ट का नॉर्थ कहां होगा, इस तरफ होगा। कितना डिग्री घूमना है, अल्फा डिग्री घूमना। तो दिस इज द डायरेक्शन का जो सेंस है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये कई बार आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो ये चीज इंग्लिश में आएगी लिखी हुई और ये एक इंटरनेशनली सिस्टम में डिफाइंड है। इसी तरीके से हम डायरेक्शन का सेंस बताते हैं। जैसे दूसरा वेक्टर लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया ये बी वेक्टर और ये वाला एंगल ले लिया मैंने कुछ बीटा डिग्री। तो मैं क्या कहूंगा, यहां मैं कहूंगा वी विल से दैट बी वेक्टर इज बीटा डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हम क्या बता रहे हैं, हम डायरेक्शन का सेंस बता रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं कोई और वेक्टर ले लूं, मान लो ये मैंने वेक्टर ले लिया सी वेक्टर और इसको मैंने यहाँ गामा डिग्री बोल दिया। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा, ये सब सिंबल्स हैं। और इसको बोलते हैं गामा। टूवर्ड वेस्ट या किधर वेस्ट, सॉरी टुवर्ड्स वेस्ट, बिल्कुल टुवर्ड्स वेस्ट। सी को क्या बोलेंगे, वी विल से दैट सी वेक्टर इज गामा डिग्री टुवर्ड्स साउथ ऑफ वेस्ट। तो आपको ये जो चीज है ये याद रखनी है, जिससे आप क्वेश्चन में समझ पाओ कि वेक्टर किस तरफ है। नोट डाउन करो। लास्ट 5 सेकेंड, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये सिर्फ इंग्लिश में लिखने वाली बात है कि भाई क्वेश्चंस में हमें किस तरीके से मिलेंगे। और ये डायरेक्शन सिस्टम आपको याद रखना है। चलो रुका हूं मैं यहाँ पर, टेंशन मत लो बिल्कुल, 10 सेकेंड्स।
अब जरा देखो ध्यान से, सपोज a vector is of magnitude 5 force ले लेता हूं. If the force is of magnitude 5 Newton acting towards east, इसको मैंने F1 बोल दिया, and F2 vector is of magnitude 10 Newton acting towards west. Show pictorially. तो पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूं, अपनी कॉपी पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाओ F1 और F2 का. ठीक है, और फिर चेक करना. लास्ट 5 सेकंड्स. अभी मैं टाइम दूंगा सब लिखने के लिए, पहले बना लो. तो अब देखो जरा चेक करते हैं. सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना होगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहाँ है. तो यहाँ नॉर्थ रखेंगे, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट और यहाँ साउथ. F1 की बात करें तो 5 न्यूटन लग रहा है टुवर्ड्स ईस्ट. तो देखो ये मैंने F1 लगा दिया. ठीक है, दिस इज माय F1. देखो जरा, ये F1 हो गया यहां से यहां तक. चल नहीं रहा है, एक मिनट. ये हो गया F1. ठीक है, अब अगर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ अगर L है और ये L 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जब मैं F2 बनाऊंगा तो F2 किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ. तो F2 बनाते वक्त मुझे ध्यान रखना होगा कि इसकी जो लेंथ है वो मैं 2L रखूं. इसकी जो लेंथ है वो मैं 2L रखूं. तो 2L क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, 10 न्यूटन. तो F2 और F1 का रिप्रेजेंटेशन करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि हम लेंथ जो है वो डबल रखें. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अगर F2 का मैग्नीट्यूड F1 से डबल है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, F1 से डबल. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर. अगर आप 5 के लिए इतनी लेंथ ले रहे हो तो 10 के लिए 2L लेनी है. तो 5 के लिए अगर आप L ले रहे हो तो 10 के लिए आपको 2L लेनी है. तो ये चीज छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है. नोट डाउन करो. 5 सेकंड्स में यहां दे रहा हूं आपको नोट डाउन करने के लिए. बना लो ये. चलो वेरी गुड. चलो ठीक, 5 सेकंड्स और ले लो. कोई डाउट है तो पूछो, लेकिन इस चीज की कभी गलती मत करना वरना पूरा रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ हो जाएगा. तो ये बात हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर की. ठीक, और अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर. पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट, a vector can be changed. A vector can be changed. Vector can be changed either by changing its magnitude or its direction or by changing both.
सिंपल सी बात है। इफ A इज अ वेक्टर, देन A वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके मैग्नीट्यूड से और मल्टीप्लाई उसकी डायरेक्शन के साथ। तो हम अगर A वेक्टर को चेंज करना चाहते हैं तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या डायरेक्शन, या दोनों ही चेंज कर दें। समझ रहे हो? तो हम A वेक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और चलो, तो अब मैं अगर आपसे ये बात करता हूं, एग्जांपल ले लो कि सपोज करो x से लेकर y तक कोई गाड़ी है, वो चल रही है 5 मीटर पर सेकंड, तो सडनली इसने टर्न ले लिया और ये अब z डायरेक्शन में जा रही है, फिर से कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो हम ड्यूरिंग द मोशन, ये बताओ स्पीड के बारे में क्या कहेंगे? चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? स्पीड के बारे में क्या बोलेंगे? चेंजिंग और नॉट? कमेंट करो। स्पीड इज नॉट चेंजिंग। कैसी है वो? कांस्टेंट है। पर अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें, वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं? बिल्कुल, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि यहां है टुवर्ड्स ईस्ट, यहां है टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो आई थिंक ये सब समझ में आ गया है तुम्हें। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, और चेंजिंग क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। माइक ऑफ रख लो वरना डांट पड़ेगी। और ये सब चीजें तुम्हारे लिए होती हैं, पता है, माइक ऑफ करवाना, ये सब, जिससे क्लास का जो है वो डिस्टरबेंस ना हो, डेकोरम बना रहे। तो यहाँ पर हमने जो चेंज किया है वो किसकी मदद से किया है? चेंजिंग ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। तो ये है एग्जांपल है, सिंपल नोट डाउन करेंगे। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये अगर मैं एग्जांपल 1 देता हूं और एग्जांपल 2 आपसे पूछूंगा मैं थोड़ी देर में, पहले लिख लो। रौनक, शिकायत आई तुम्हारी? माइक ऑफ कर लो। चलो, तो नोट डाउन करेंगे लास्ट 10 सेकेंड्स, और सेकंड एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा। बताओ भाई, स्पीड चेंज हो रही है या नहीं? चेंजिंग, स्पीड चेंज हो रही है क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी, प्रशांत का आंसर आ रहा है नो चेंज। मुनमुन, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है क्या? वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग, यानी वेलोसिटी एक वेरिएबल है यहाँ पर। क्यों है वेरिएबल? क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका बदल रहा है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो फिर पूरी की पूरी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। और स्पीड तो चेंज होनी ही थी, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे ही तो डिपेंड करता है स्पीड। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है? 5 है, और यहाँ पर कितना है? 6। तो 5 से 6 गए हो तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, लेकिन डायरेक्शन हमेशा कौन सी रही है?
ईस्ट, तो डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, खेल खत्म। मुनमुन क्लियर है? प्रशांत, चलो मैं यहाँ रुक रहा हूँ 3 सेकंड, अगर डाउट है प्रशांत तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हो गया सर? नहीं नहीं, चलो तो माइक ऑफ कर लो। अब एग्जांपल थर्ड में आपसे पूछता हूँ, सपोज अब मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ, तो अब मुझे बताओ स्पीड चेंजिंग और नॉट? स्पीड जो है वो कैसी है, चेंज कर रही है, क्योंकि यहाँ 5 थी और यहाँ 6 हो गई। वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर दोनों ही चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड। मुनमुन क्लियर है? मुनमुन, मुनमुन अगर कोई डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके। चलो बहुत अच्छी बात है, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलो तो जल्दी से बताओ मुझे, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है, पढ़ा होगा तुमने 9th क्लास में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे ट्रेवल करता है और स्पीड उसकी v रहती है, तो बताओ मुझे कैसा मोशन है? हाँ, अलोंग टेंजेंट रहती है। अगर हम यहां पर बात करें स्पीड की, तो स्पीड कांस्टेंट है या बदल रही है? हाँ, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। और वेरिएबल क्यों है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। कभी ईस्ट में है, कभी साउथ की तरफ हो गई, फिर कभी वेस्ट की तरफ हो गई। बिल्कुल, तो वेलोसिटी इज चेंज। सो सिंस द वेलोसिटी इज चेंजिंग with time, this uniform circular motion is accelerated or not? बताओ, accelerated motion है या नहीं है? नहीं, मोइनेश का आंसर आ रहा है नहीं है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो साफ साफ बोल देना मोशन इज एक्सेलरेटेड। लेकिन सर मैग्नीट्यूड तो सेम है। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। पूछो क्या पूछ रहे हो? मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। तो मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या होता है? वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए भी एक एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, तो उस एक्सेलरेशन को हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक एक्सेलरेशन होता है बॉडी के पास टुवर्ड सेंटर, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जस्ट फॉर द नॉलेज, जो कि कहां होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो लास्ट 5 सेकेंड्स जल्दी से नोट करो इस चीज को। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं, तो एक्सेलरेटेड है, ध्यान रखना, ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। सर ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी ना सर? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है बिल्कुल। वेरिएबल वेक्टर है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ए जीरो कभी मतलब कभी नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन जीरो कभी नहीं हो सकता। नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा यहाँ पर।
एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब वेलोसिटी हमेशा स्ट्रेट लाइन में सेम चल रही है, ना डायरेक्शन बदल रही है ना मैग्नीट्यूड, तब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0। यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं। अगर हम इसके बाद ये वाला एग्जांपल लिख लें, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी, स्पीड बोथ आर कांस्टेंट्स, ठीक है। सिंपल सा मोशन, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना ही स्पीड चेंज हो रही है, हमेशा v मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस तरफ टुवर्ड्स ईस्ट। एक्सेलरेशन कितना है? 0। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं आगे, जिसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है पर ये प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी। फ्रेम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में लिखेंगे अ वेक्टर can be translated, can be transferred या फिर मैं तो शिफ्टेड ही लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैन बी शिफ्टेड, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, ठीक है, in the space without changing its direction and magnitude. It means it can be shifted parallelly, ठीक है। It can be shifted parallelly। तो जरा देखो ध्यान से, अगर हम इस प्रॉपर्टी के एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है, अगर कोई वेक्टर ऐसा है, सपोज ये हमारा ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट एंड दिस इज साउथ, और कोई वेक्टर ऐसा था दिस इज ए वेक्टर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी कर सकते थे। इस ए वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड मान लो एल लेंथ की है और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे, इसको यहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, एल, और डायरेक्शन क्या रहेगी, ईस्ट। तो ये भी कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो आप यहां पर शिफ्ट कर सकते थे, पहला रिप्रेजेंटेशन ये कर सकते हो, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, ये ए वेक्टर हो गया जिसकी मैग्नीट्यूड एल है, तो ये भी कौन सी चीज है, ये भी ए वेक्टर ही है। तो हम सेकंड रिप्रेजेंटेशन ये कर सकते थे, थर्ड रिप्रेजेंटेशन यहां कर सकते हो, दिस इज थर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो एक्चुअल में हम शिफ्ट कर सकते हैं, हमारा जो पुराना वाला ए वेक्टर था वो यहां था और इसको हम 3 जगह शिफ्ट कर सकते हैं, और भी जगह हो सकती है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्शन हमेशा कौन सी है, ईस्ट, ये भी है ईस्ट, ये भी ईस्ट है। मैग्नीट्यूड हमेशा कितना है, एल, इसका भी कितना था, एल था, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड एल है। यानी हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए हुए बिना शिफ्ट कर सकते हैं हमारे वेक्टर। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सच काइंड ऑफ वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर्स।
जिनको हम शिफ्ट कर सकते हैं उनको हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये जल्दी से नोट करो इस प्रॉपर्टी को, और फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे और क्लियर आंसर। सर हाँ सर ये स्पेस मतलब जो क्वाड्रेंट है उसमें ही शिफ्ट कर सकते हैं कि कहीं भी, मतलब कहीं पर भी, पूरा 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में। ठीक। ये पूरा 3 डायमेंशनल वर्ल्ड ही है, चारों डायरेक्शन से बनके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं आउट हो गया था सर, तो सर वो यहाँ तो कोई एग्जाम्पल। बात नहीं, देखो इतना सही समझ में आना चाहिए कि जो वेक्टर पहले यहाँ था उसको हम पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। तो मैंने यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज बनाई, और भी डायरेक्शंस हो सकते। कभी अगर छूट जाए तो घबराने की बात नहीं है, वीडियो लेक्चर बने रहते हैं। और अभी मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा, उससे भी समझ में आ जाए। तो हटा रहा हूं मैं इसको, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अगर हम 2 की बात करें तो सपोज हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था वो ए वेक्टर यहाँ था, ठीक है, और मान लो कि बी वेक्टर यहाँ था, ऐसे ये मीट हो रहा है ओ पॉइंट पर। ओके, सो दिस इज माय बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। एक रिप्रेजेंटेशन, इसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बनाऊं तो मैं ऐसा भी बना सकता हूं। ए वेक्टर मैंने यही रखा और बी वेक्टर को मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। कहां से शिफ्ट किया है? यहां से शिफ्ट किया। ये हमारा पुराना वाला बी वेक्टर है और अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और मीटिंग पॉइंट ये भी क्या है? ओ। तो चाहे आप इससे रिप्रेजेंट कर लो या इससे कर लो, एक ही बात। इसको हम और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये ए वेक्टर पहले ऐसे था, इसको मैं पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा पुराना वाला ए वेक्टर था और ये हमारा जो बी वेक्टर है ये इस तरफ ही जा रहा है। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। लेकिन ध्यान से देखना, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, ना ही डायरेक्शन बदली है। जिस भी वेक्टर को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा हूं, ना ही डायरेक्शन। तो अगर चाहूं तो इसका एक और रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूं। एक और रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा? ए वेक्टर को भी शिफ्ट कर दिया और बी वेक्टर को भी शिफ्ट कर दिया। ये हमारा बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये पुराने वाले थे। तो हमने बी वेक्टर को भी शिफ्ट कर दिया और ए वेक्टर को भी शिफ्ट कर दिया। तो यहां हमने 2 बार शिफ्ट कर दिया। तो आप इन तीनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। तो ये है वेक्टर्स की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हटा रहा हूं अब मैं। चलो, वेरी गुड तनेश। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार गलतियां इसी में ही होती। तो ये याद रखना, द एंगल between the two vectors, the angle between the two vectors are always seen in head to head or tail to tail condition.
हेड टू हेड और टेल टू टेल कंडीशन, तभी हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स देख सकते हैं। जरा ध्यान से देखो एग्जांपल, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। यहां जो हेड आ रहा है वो ए का है, तो यहां मैं क्या बोलूंगा, दिस इज हेड ऑफ ए वेक्टर, और यहां जो आ रहा है ये है टेल ऑफ बी वेक्टर। तो अगर मैं, जरा ध्यान से देखो, इस चीज को मैं एंगल बोलूंगा अल्फा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, तो ये अभी हेड और टेल कंडीशन में, मुझे इसको हेड टू हेड या टेल टू टेल कंडीशन में लाना होगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी के लिए मुझे पहले बनाना होगा, या तो मैं टेल टू टेल कंडीशन बना लूं या हेड टू हेड। तो पहले बना लेता हूं मैं टेल टू टेल। तो टेल टू टेल कैसे बनाऊंगा, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय शिफ्टिंग। तो शिफ्ट अगर हम करें तो देखो, ये हमारा जो पुराना वाला ए वेक्टर है, इसको मैं शिफ्ट करके आगे ला रहा हूं। ये पॉइंट कौन सा है, ओ, ये है ओ पॉइंट। तो हमने ए को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और बी वाला जो है उसको एज इट इज बने रहे। तो हमें ए को शिफ्ट करना पड़ गया, ठीक है, ये हमने शिफ्ट कर दिया ए को, लेकिन बी एज इट इज बना रहा। अब देखो यहां जो कंडीशन आ चुकी है, ये आ गई कौन सी कंडीशन, टेल टू टेल, टेल ऑफ ए एंड टेल ऑफ बी। और अब ये टेल टू टेल कंडीशन आने के बाद मैं ये एंगल जो होगा इसको बोलूंगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा। सो द आंसर इज 180 माइनस अल्फा। और इसी तरीके से, तो हम यहां से आंसर अल्फा नहीं बोलेंगे, हमें पहले शिफ्ट करके टेल टू टेल कंडीशन में लाना होगा, तब हम बोलेंगे आंसर, क्योंकि एंगल हमेशा देखा जाएगा टेल टू टेल कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, ये तो हेड टू टेल हो गई, तो ये कंडीशन में एंगल नहीं देखा जाएगा। तो वी विल नॉट सी द एंगल हियर इन दिस कंडीशन। तो ये तो हो गई टेल टू टेल। अब बात आती है क्या हेड टू हेड करूंगा तो बदल जाएगा आंसर, तो चलो चेक कर लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं हेड टू हेड कंडीशन। मैं हेड टू हेड बनाने जा रहा हूं। हेड टू हेड कैसे बनाए, देखो ए का हेड तो यही था, ये ए का हेड यही था, बी का और हेड बनाना है, तो मैं बी को शिफ्ट कर देता हूं। तो ये मेरा पुराना वाला बी था, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं कहां पर, नीचे की तरफ। ये आ गया मेरा नया वाला बी। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये एंगल दिया है कितना, अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ये कंडीशन कौन सी आ गई, हेड टू हेड वाली। तो यहां से भी आंसर जो आ रहा है कितना आ रहा है, 180 माइनस अल्फा। तो ऐसा नहीं है कि टेल टू टेल कुछ और आंसर देगा और हेड टू हेड कुछ और देगा, सेम आंसर्स मिलेंगे, बस आपको कंडीशन इन दोनों में से किसी एक को ही बनानी है, या तो हेड टू हेड बना लो या टेल टू टेल। कैसे बना सकते हो, शिफ्टिंग करके। नोट डाउन कर लो। जरूरी है क्या, हाँ ये जरूरी है, बिल्कुल, ये सिस्टम डिफाइंड इसी तरीके से है। ये जरूरी है कि हमको जो पुराना वो है वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो पुराना वो है, मतलब जो पुराना वेक्टर बनाओगे कैसे वो फिर, है। टेल टू टेल है हेड टू हेड, अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, जो रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मुझे टेल टू टेल बनाना है तो मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ टेल टू टेल कंडीशन। और हेड टू हेड के लिए मैंने बी को शिफ्ट कर दिया।
तो शिफ्ट करने के बाद हमारी टेल टू टेल या हेड टू हेड कंडीशन बन जाती है। कई बार हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दे दिया जाएगा कि भाई टेल टू टेल दे ही दिया है, तो फिर डायरेक्ट एंगल देख सकते हैं। हटा रहा हूं मैं इसको लास्ट 5 सेकेंड्स। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है, और दिस इज माय ए वेक्टर, दिस इज माय बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, ठीक। और से मैं पूछता हूं कि भाई इफ मॉड बी इक्वल टू मॉड सी, मॉड बी इक्वल टू मॉड सी नॉट इक्वल टू मॉड ए, और ये एंगल दिया हुआ है सपोज कितना दे दूं, 70 डिग्री, ठीक है। सो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, पहला ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, दूसरा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तीसरा सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताओ जल्दी से। फाइव डिग्री। अच्छा, तो टाइम और दे रहा हूं तो मैं 10 सेकेंड्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देखना है। चलो वेरी गुड रौनक। तनिष्क, तनिष्क का आंसर आ रहा है 55। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा है तो ध्यान रखना कंडीशन का, कंडीशन ध्यान रखना हमेशा। तो देखते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए मुझे पहले या तो टेल टू टेल कंडीशन बनानी होगी या हेड टू हेड। तो देखो जरा ध्यान से, अगर ये बराबर है तो ये दोनों साइड्स अगर बराबर हैं तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, समझ रहे हो। तो यहां से अगर हम थीटा निकालें तो 70 डिग्री प्लस 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से थीटा कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ये बात समझ में आ रही होगी। सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो ये थीटा दोनों बराबर होंगे क्योंकि साइड्स जो है वो दोनों बराबर है। ठीक, अब फॉर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फॉर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मैं बना रहा हूं यहाँ पर टेल टू टेल कंडीशन। टेल टू टेल कंडीशन की अगर हम बात करें तो ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है। तो ये अभी जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन है, ये तो हो गई हेड ऑफ ए, ये तो हो गया हेड ऑफ ए टू टेल ऑफ बी। तो इस कंडीशन में तो एंगल नहीं देख सकते। तो जितने लोगों ने आंसर यहाँ 55 डिग्री बोला है वो गलत, क्योंकि ये कंडीशन हेड टू टेल वाली है ना कि टेल टू टेल या हेड टू हेड। और अगर मैं टेल टू टेल बनाता हूं, देखो टेल ऑफ बी तो यहाँ है, इस ए को शिफ्ट कर दो आगे की तरफ। माइक ऑफ कर लो अगर जरूरत नहीं है तो। और मैं इस ए को शिफ्ट कर रहा हूं इस तरह। तो अब जो कंडीशन बनी वो कंडीशन कौन सी बन गई आफ्टर शिफ्टिंग, टेल टू टेल। चलो आप सुनो, किसी का माइक ऑन है? इस कॉपी में थोड़ी बनाऊंगा नोट। माइक, माइक का ध्यान रखो। माधव, माधव शर्मा।
ध्यान रखो, शिफ्ट करने के बाद अब मेरा जो एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये मैंने शिफ्ट कर दी यहाँ पर। अब मैं एंगल देखूंगा तो ये वाला देखूंगा, तो एंगल कितना आएगा भाई 180 माइनस 55 यानी 125, ठीक है। तो ये ए वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया। तो कौन सी कंडीशन बना ली, टेल टू टेल। हेड टू टेल वाली कंडीशन में एंगल नहीं देखा जाता। इसी तरीके से अगर हम बी और सी की बात करें तो देखो बी का तो हेड है, हेड किसका है, बी का, और सी का क्या है, टेल। तो ये भी गड़बड़ है, मुझे इसको शिफ्ट करना होगा बी वेक्टर को। अब बी वेक्टर को शिफ्ट करने के बाद कंडीशन बनानी होगी टेल टू टेल, और फिर मैं ये वाला जो एंगल होगा वो देखूंगा। तो ये एंगल कितना है भाई 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। और इसी तरीके से अगर मुझे सी और ए के बीच का एंगल चाहिए तो ये सी जो है उसको, ये ए था, ये ए था, दिस इज माय ए वेक्टर, और सी को मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर, तो फिर से कंडीशन कौन सी हो गई, टेल टू टेल कंडीशन। और ये एंगल अब मैं यहां देखूं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि थीटा यहाँ पर 55 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 55 यानी 120। ठीक है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो बी और ए के बीच का जो एंगल आ गया, ए और बी के बीच का एंगल दैट इज 125 डिग्री, और बी और सी के बीच का जो एंगल है, बी वेक्टर और सी के बीच का एंगल है 110, एंड ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल है 125। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। तो वो होमवर्क तुम्हें करना है, अभी शीट नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उतना हमने कवर नहीं किया है। सर एक डाउट था। तो आप पूछो। सर क्या सारे वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स होंगे, ऐसा जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके सर। और वो जो वेक्टर जो फ्री नहीं होते, मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है। तो अभी बचा हुआ है चैप्टर, अभी जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे। अभी हम जितने भी वेक्टर्स देख रहे हैं सब फ्री वेक्टर्स थे, और कुछ वेक्टर ऐसे भी होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। तो अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं दीज आर फ्री वेक्टर्स। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। मॉड ए इक्वल टू मॉड सी दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये आपका क्वेश्चन रहेगा एज अ होमवर्क, छोटा सा क्वेश्चन है, सही आंसर निकाल कर रखना, ठीक है। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के, ठीक है। बाकी अच्छे से रहो, बढ़िया पढ़ो। हाँ, कोई डाउट है पूछ सकते हो। हेलो हेलो सर, सर राजकुमार सर से बात हो सकती है? किससे? राजकुमार सर से। राजकुमार सर से आप फोन पर बात कर लो, यहाँ तो अभी मेरे ख्याल से नहीं है। सर मैं ये बोल रहा था, मैं मेडिकल वाले बैच में हूँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कॉमन चीजें हैं। सर वहाँ हाँ। पे वेक्टर हो चुका है, हाँ अभी तो हुआ ठीक था, है, बस चल अगर रहा है तुमने वहाँ पे। नहीं पढ़ा है तो तुम यहाँ तो पढ़ लो। सर मैंने पढ़ लिया है। सर ये बताओ सर, उनके नोट्स बनाऊं कि सर आपके? अच्छा, ये चीज तो देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है।
नहीं सर, मेरे वो चल रहा है नीट वाला, उसमें हाँ, बन हाँ। चुके हैं मेरे नोट्स पहले से ही। अच्छा तो ठीक इसी है, वजह से फिर पूछ उसी रहा के था मैं। अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, ओके क्योंकि सर। फाइनली तो तुम्हें मेडिकल बैच में ही ज्वाइन करना है। यस सर। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर इंजीनियरिंग, मतलब मैं इंजीनियरिंग के बैचेस लूंगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो अगर तुम फाइनली यस सर। मेडिकल बैच में जाओगे तो अच्छा यही रहेगा कि तुम उन्हीं को नोट्स फॉलो करो। ओके सर, ओके ठीक सर, है, यही पूछना था सर। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू टू ऑल। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया पढ़ते रहो, जो चीज हमने सीखी है उसको रिवाइज करो, और कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे बात कर सकते हो या ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। थैंक यू।